हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन पैथोलॉजी के डिफरेंट सेक्शंस। तो हमने जो है वो पुराने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि प्रोलेक्टिनोमा, ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड सो ऑन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। तो उसकी डिफ्रेंसिएशन में जाने से पहले हम सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस को इन जनरल पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। तो इसकी कुछ एक्यूट मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेट इज़ कॉमन टू टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट डेट इज़ कॉमन टू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कंट्रोल कर रहा होता है शुगर लेवल्स को। जब भी हम फूड की इंजेक्शन करते हैं तो हमारा वो फूड जो है उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, डेट कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज। तो जब भी हम फूड कंजर्व करते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज का जो आता है बॉडी में वो स्पाइक आता है, मतलब कि ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। तो इस हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियाज से, जिसका नाम होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन जाके इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में इन द लिवर एंड इन मसल्स। तो ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो वापसी नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर जब भी बॉडी को नीड होती है, डेड ग्लाइकोजन इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो बॉडी में कंट्रोल हो रहा होता है। लेकिन किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से जिसमें ग्लूकोज की अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर सके, तो ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। तो इसकी प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, मतलब कि ग्लूकोज इज अ सोल्यूट। तो जब भी सोल्यूट बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में एक ऑस्मोटिक लोड बढ़ेगा। उस ऑस्मोटिक लोड बढ़ने के लिए बॉडी विल क्राइव फॉर वाटर या फिर सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में हमें प्यास की शिद्दत ज़्यादा लगेगी, मतलब कि पॉलीडिप्सिया। उसके अलावा क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो किडनीज के थ्रू यूरिन में पास आउट होने लग जाएगा। तो अगेन किडनी से जब पास आउट होगा तो इट विल बी इन ऑस्मोटिक लोड और वो वाटर को अपने साथ खींचेगा। तो ऐसी कंडीशन में वी विल हैव पॉलीयूरिया। उसके अलावा होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया इज बेसिकली ईटिंग, जिसमें बार बार भूख लगना। इसका रीज़न ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो बॉडी में इवन दो ज़्यादा है, लेकिन बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बॉडी को एनर्जी की कॉन्स्टेंट नीड होती है, तो इस वजह से वी विल डेवलप पॉलीफेजिया। उसके अलावा वेट लॉस इस वजह से, क्योंकि हाँ, जब बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो हमारे मसल्स एंड हमारी जो इंपॉर्टेंट बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्टिंग होने लग जाती है। तो उस वजह से वील डेवलप वेट लॉस। उसके अलावा DKA एंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्यूट मैनिफेस्टेशन में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड वेट लॉस। उसके अलावा रेयर कोजेज में हमारे पास ये हो सकता है कि अनअपोज्ड सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन, ये भी डायबिटीज मेलाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्योंकि हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन इज बेसिकली डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो इस वजह से ये भी कभी कभी डायबिटीज मेलाइटिस वाले सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा आल्सो सीन इन पेशेंट्स ऑन ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी या फिर स्टीरॉयड डायबिटीज। दोज पेशेंट्स देर आर टेकिंग कंटिन्यूस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या फिर स्टीरॉयड्स, जैसे कि एथलीट्स अक्सर होते हैं, एंड डिफरेंट इलीगल ड्रग्स। तो उसमें भी जो है स्टीरॉयड ग्लूकोज की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, और वो डायबिटीज में प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द स्टीरॉयड डायबिटीज। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी डायबिटीज मेलाइटिस की, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो वो ग्लूकोज जाके स्मॉल वेसल्स के साथ बाइंड करने लग जाएगा। जब वो स्मॉल वेसल्स के साथ बाइंड करेगा तो वो करवा देगा थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारी आईज जो है वो मोस्ट ससेप्टेबल होती हैं, वहाँ पे रेटिना में बहुत सारी छोटी वेसल्स मौजूद होती हैं जहाँ पे ग्लूकोज की बेसमेंट में डिपोजिशन होने लग जाएगी। तो वहाँ पे डिफरेंट रेटिनोपैथी के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे हेमरेज, एक्सुडेट, माइक्रो एन्यूरिज्म, वेसल प्रोलिफरेशन, ग्लूकोमा एंड नेफ्रोपैथी। उसके अलावा दिस ग्लूकोज विल आल्सो स्टार्ट टू डिपॉजिट इन द किडनी वेसल्स। तो वहाँ पे वो जाके नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करवा देगा। और जब किडनीज में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की डिपोजिशन होने लग जाएगी तो किडनीज जो है वो नॉन फंक्शनल रहेंगी। उसके अलावा प्रोटीन लॉस होने लग जाएगा, जो कि मैनिफेस्ट होगा एज प्रोग्रेसिव प्रोटीन यूरिया, जो कि इनिशियली माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है
और ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are renoprotective drugs. These drugs are shown to protect against the uh, renal side effects of diabetes mellitus. और उसके अलावा this glucose will start depositing in the vessels that supply the heart and the vessels that carry blood out of the heart. So this will cause arteriosclerosis, which will cause hypertension, which can also predispose to chronic kidney disease. अच्छा, small vessel के अलावा this glucose can also deposit in the large vessels and it can cause large vessel atherosclerosis, coronary artery disease, peripheral vascular occlusive disease, and that can predispose to gangrene. Gangrene मतलब कि the blood supply to an organ is so much compromised कि वहाँ पे organ death होना शुरू हो जाए, तो it will cause limb loss and cerebrovascular accidents if it deposited in cerebral vessels. So MI is the most common cause of death in diabetes mellitus. सो वी रेड द नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, मतलब कि जिसमें कोई एंजाइम क्रिएट नहीं होती और ग्लूकोज जाके डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है स्मॉल वेसल्स में, लार्ज वेसल्स में। स्मॉल वेसल्स में यू नीड टू रिमेंबर द आईज, हमारे पास आईज इन्वॉल्व होती हैं और उसके अलावा हमारे पास किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। लार्ज वेसल्स में यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे पास जो है वो लिम्ब की वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके अलावा हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व होता है एंड हमारे पास हार्ट इन्वॉल्व होता है। सो एम आई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। देन वी हैव ऑस्मोटिक डैमेज। ऑस्मोटिक डैमेज में होता है कि सॉर्बिटोल जो है ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एल्कोहलिक लाइक कंपाउंड में, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिटोल, और वो सॉर्बिटोल जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, और जिसकी वजह से वहाँ पे सिम्टम्स आने लगते हैं सच एज न्यूरोपैथी, गैस्ट्रो gastro reflux disease, gastroparesis, and diabetic diarrhea, and all these symptoms that you can see here. So diagnosis कैसे होती है डायबिटीज मेलाइटिस की? डायबिटीज मेलाइटिस is diagnosed via different tests. So now we move on to the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes mellitus की diagnosis के लिए you just need to remember the 4 tests that are used. One of them is the HbA1c, उसके अलावा fasting plasma glucose, then use the random plasma glucose, और लास्ट में 2-hour oral glucose tolerance test. So HbA1c is the test that basically tells over the amount of glucose in our body over the span of 3 months previously. मतलब कि हमारे पास HbA1c is basically Hb is hemoglobin. Hemoglobin is present in RBCs. So this glucose also binds to the RBCs. तो आरबीसीज के साथ जब बाइंड होता है तो वो ग्लूकोज वहाँ से डिटेच नहीं हो पाता, तो जितना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा आरबीसीज के साथ बाइंड होगा, जितना ज़्यादा आरबीसीज के साथ बाइंड होगा उतना ही HbA1c ज़्यादा होगा। एंड वाई डज इट टेल द 3 मंथ रिपोर्ट? क्योंकि आरबीसीज की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज होती है, तो 120 डेज कन्वर्ट ओवर टू 3 मंथ, हमें पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड मिल जाता है कि इस बंदे की शुगर जो है वो 3 महीनों में कितनी बड़ी हुई थी। सो इट हैव डिफरेंट कट ऑफ। नॉर्मल अमाउंट जो होती है वो लेस देन 5.7% होती है, प्री डायबिटीज इज 5.7 से 6.4% एंड फुल ब्लोन डायबिटीज इज मोर देन 6.5%। उसके अलावा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब कि निहार मुंह हम ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे, वो 126 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो देन द पर्सन इज डायबिटीज मेलाइटिस। एंड रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब कि किसी भी टाइम पे दिन में शुगर अगर हमने चेक कर ली और अगर उसकी रिपोर्ट जो है वो 200 से ज़्यादा आ जाए देन द पर्सन इज डेवलप्ड डायबिटीज मेलाइटिस। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का, विच इज़ द डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट लेडीज़, जो कि डेवलप होती है मोस्टली 20 वीक्स के बाद। तो अगर हमारे पास 2-hour ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारे पास 200 से ज़्यादा आ जाए देन इट शोज द गेस्ट। तो 2-hour ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली ये होता है कि जो भी फीमेल प्री डिस्पोज होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के, हम उनको एक 50 ग्राम या फिर 75 ग्राम का ओरल ग्लूकोज डोज देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद हम टेस्ट चेक करते हैं। अगर उनका लेवल जो है ग्लूकोज का वो नॉर्मलाइज हो जाए, मतलब कि वो 126 से कम आ जाए, तो शी डज नॉट हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन अगर उनको 50 ग्राम या 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद भी उनका लेवल जो है वो 200 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देन इट शोज द पर्सन द लेडी हैज इंसुलिन resistance and she is going to develop gestational diabetes. Why does it called gestational diabetes? क्योंकि it is only during the gestational period और after pregnancy and after delivery उनका diabetes most often सही हो जाता है, that's why it is called gestational diabetes. So we have HbA1c RBCs के साथ बताता है, we have fasting blood glucose, we have random blood glucose, and then we have the 2-hour oral glucose tolerance test जिसको हम OGTT भी बोलते हैं।
So this was the general concept of diabetes mellitus. In our next video, we will study about type 1 and type 2 diabetes mellitus.